नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि और मेरे साथ है हमारे साथी राकेश। देखिए, मामला जो है पूरा का पूरा होने वाले राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है और हम आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ से 2 सीटें राज्यसभा के लिए खाली है। लेकिन मामला ये है कि राज्यसभा चुनाव होने के पश्चात जो समीकरण है उसके बनते और बिगड़ते होने की जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि होने वाले चुनाव का जो प्रभाव है वो कई मामले में झारखंड का जो चुनावी समीकरण है उसको बदलने वाला है। और इस पूरे प्रकरण को मद्देनजर अगर हम देखें तो केंद्र बिंदु में जेएलकेएम के नेता टाइगर महतो यानी कि जयराम महतो मालूम पड़ रहे हैं। अब इस खास बातचीत में हम अपने साथी राकेश सर से जानने की कोशिश करेंगे कि जयराम महतो किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं सर इस चुनाव में। देखिए, ये पूरा लंबा प्रकरण है। अगर आकलन किया जाए, राज्यसभा चुनाव को लेकर के बातचीत जरूर शुरू हो रही है, लेकिन इसमें राज्य की राजनीतिक भविष्य को भी हम चर्चा करेंगे। जातिगत समीकरण किस तरीके से बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि ऐसे समय में झारखंड चल रहा है अभी कि कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं और अभी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मौका राज्यसभा चुनाव का जरूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिलेगी, आंकड़ों का खेल देखने को मिलेगा और साथ साथ ये भी माना जाएगा कि आने वाले समय में तमाम राजनीतिक दलों के लिए क्या कुछ दिखाई पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपने जिक्र किया राज्यसभा चुनाव को लेकर के, तो आज की बातचीत की जाए तो राज्यसभा की जो सीटें हैं यहाँ पे 2 सीट जरूर खाली हो रही है। दावे जेएमएम की तरफ से भी किए जा रहे हैं कि दोनों सीटें पे उनके प्रत्याशी होंगे। बीजेपी ने कल देर शाम तक एक बैठक की चुनाव समिति की और तय किया कि 1 सीट पर उनके प्रत्याशी खड़े होंगे और उसको जिताने के लिए जो भी कवायद की जाएगी, जिस तरीके की बातचीत करनी होगी, पार्टी जरूर करेगी। लेकिन अभी भी माना जा रहा है कि जयराम महतो जो अभी भी दोनों पक्ष में नहीं, यानी कि एनडीए में भी नहीं है और खास करके गठबंधन में भी शामिल नहीं है, तो उनकी भूमिका क्या होगी, उस पर आने वाले समय में क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बनेंगे, राज्य की जो सीटें हैं विधानसभा की उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा, ये सारी चर्चा अब शुरू हो गई है। फिलहाल जिस तरीके से माना जा रहा है कि सीटें 2 हैं और दोनों के लिए तैयारी चल रही है, कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि उनकी सीट पर एक कम से कम प्रत्याशी उनको दिया जाना चाहिए। अब आंकड़ों की हम जब बातचीत करें तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से सत्ताधारी दल के पास 56 विधायकों की सीटें यहाँ पे उनके पास हैं और जीत के लिए 1 सीट पे जीत के लिए 28 सीटों की ज़रूरत है, जो आसानी से जेएमएम उस पर आ सकता है, जीत हासिल की जा सकती है। लेकिन दूसरे सीट की बातचीत की जाए तो वो अभी भी असमंजस की स्थिति में है और इस चुनाव में जिस तरीके से अभी देखा जाएगा कि जो बचे हुए सीट हैं, यानी कि 28 सीट अगर हट जाते हैं तो फिर उनको दूसरे सीट के लिए भी 28 सीट की ज़रूरत होगी, जो कि थोड़ी कम पड़ रही है, जिसको लेकर हो सकता है कि जोड़ तोड़ की राजनीति हो और किसी तरह की बातचीत की जाए, क्योंकि अभी भी जेएलकेएम से जो है जयराम, उनको किस तरीके से आगे लिया जाएगा इस पर चर्चा है। एनडीए की बातचीत की जाए तो उनके पास अभी 24 सीटें हैं और 4 सीट, दूसरी सीट जो है उसको जीतने के लिए 4 सीट कम से कम उनको अभी चाहिए, नहीं कि 4 विधायक। अब कौन किस तरीके से सामने आएगा, क्योंकि ये जो 4 सीटें हैं उस पर सत्ताधारी दल के विधायकों पर निगाहें हैं और साथ साथ जयराम पर भी निगाह है, तो क्या कुछ समीकरण बनेगा, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इस बार चुनाव के माध्यम से कुछ राजनीतिक समीकरण भी देखे जा सकेंगे। जैसा कि आपने कहा है कि जेएमएम ने इस बात की चर्चा छेड़ दी है कि हम 2 सीटों से इस बार चुनाव लड़ेंगे और दोनों पर जीतेंगे भी, तो जेएमएम का इस तरीके से दावा कि हम लड़ तो रहे हैं लेकिन जीत भी हमारी निश्चित है, तो क्या इसके पीछे कोई समीकरण काम कर रहा है? देखिए, जो आंकड़े हैं खास करके 28 का जो सीट है वो तो उनके पास सीधे तौर पे अगर एकजुटता हो जाती है उनके साथ तो हो सकता है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि परिमल नाथवानी, जो कि पहले भी राज्यसभा में खासा चर्चे में है उनका भी, 2 बार यहाँ से राज्यसभा की सीट जीत कर गए हैं राज्यसभा में, और वो फिर से अगर उनको टिकट मिलती है और यहाँ से खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि वो सत्ताधारी दल के विधायकों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। और कई ऐसे विधायक हैं जो केंद्र की राजनीति के साथ जुड़कर देखना चाहते हैं कि नथवानी की भूमिका हो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ काम भी यहाँ किया है झारखंड के लिए। तो ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में बताएंगी, लेकिन अब आने वाले समय में किस तरीके से जातिगत समीकरण बनेंगे, किस तरीके से वोटों का बिखराव जो होगा या फिर वोटों को जोड़ने तोड़ने की तैयारी होगी, ये चर्चा में होगी। और जयराम मैं बार बार कह रहा हूं कि अब कुर्मी वोटरों को लेकर जो चर्चा चल रही है वो भी इस राज्यसभा चुनाव के माध्यम से दिखाई पड़ सकता है कि किस तरीके से कुर्मी वोटरों को सहेजने में जयराम की भूमिका क्या होगी और कौन सी पार्टी जयराम महतो को सहेज कर रखकर कुर्मी वोटों पर कब्जा जमाना चाहेगी। आपने केंद्र की बात छेड़ी है सर, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुद्दा तो यही है राज्यसभा चुनाव को लेकर, तो ठीक है चुनाव यहाँ संपन्न कराया जाएगा, मामला तो फिर केंद्र तक ही जाने वाला है,
चीज़ें तो केंद्र से होकर ही आएंगी यहाँ तक, तो केंद्र में क्या लगता है कि किसकी तूती बोलने वाली है? देखिए, अभी तो वो आंकड़ों का खेल होगा कि राज्यसभा में जो सीटें जीत कर जाएंगे, पूरे देश से लगभग 25 सीटों पे चुनाव होने हैं इस बार की बातचीत की जा अभी थी, तो उसमें से कौन किससे जीत कर जाएगा, राज्यसभा को कितनी मजबूती मिलेगी, खास करके केंद्र में जिस तरीके से मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो वहाँ कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन झारखंड के राज्य के संदर्भ में कुछ बातें जो सामने आई हैं कि आप देख सकती हैं कि इस राज्यसभा के चुनाव में जो वोट की गिनती होगी उसमें पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जयराम की भूमिका क्या होगी और उसके आगे कुर्मी वोटरों को सहेजने में क्या कुछ होगा। मेरी जो जानकारी है अभी तक उसमें एक बात सामने ज़रूर आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अभी कोई ऐसा लीडर नहीं है जो पूरे कुर्मी वोट को सहेज सके। तो ऐसे में उनकी पहल है खास करके हेमंत सोरेन और उनकी पूरी पार्टी की कि जयराम को इसी वोट बैंक के बहाने, यानी कि इस राज्यसभा के चुनाव के बहाने अपने पक्ष में किया जाए। और हो सकता है कि अगर उनके पक्ष में जयराम वोट देते हैं तो एक बड़ा नाम सामने आएगा जो आने वाले समय में जेएमएम को मजबूत करेगा कुर्मी वोटरों को लेकर के। आप ये भी देख रही होंगी कि सुदेश महतो का मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि एनडीए में कुर्मी वोटरों को सहेजने के लिए सुदेश महतो को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस में केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और कुर्मी वोट को सहेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब जेएमएम के पास ऐसा कोई भी नाम सामने नहीं है जो पूरे कुर्मी वोट को लेकर बातचीत करे। और हो सकता है कि जयराम अगर वोट देते हैं अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन में अपना राज्यसभा चुनाव में, तो उनको आने वाले समय में कुर्मी वोटरों को सहेजने के लिए तैयार कर सकती है जेएमएम और कोशिश करेगी कि अकेले बल पे चुनाव जब लड़ना हो तो आदिवासी वोट बैंक, कुर्मी वोट बैंक और बाकी जो वोट बैंक उनका है उसको लेकर बातचीत की जाएगी। तो ये राज्यसभा का चुनाव जरूर है, लेकिन कई ऐसे समीकरण दिखाई पड़ेंगे इस चुनाव में। देखिए, आपने कहा कि एनडीए में जो है वो सुदेश महतो है, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो केशव महतो है। मुझे एक चीज़ आपसे जाननी है कि क्या झारखंड में जातिगत राजनीति ही होके रह गई है? क्या चीज़ें पूरी की पूरी जो समीकरण है वो जाति पे ही बेस्ड हो गया, इसके अलावा कुछ झारखंड में है भी या नहीं है? क्योंकि राजनीति सिर्फ और सिर्फ कास्टिज्म पे आके डिपेंड हो गई है, ऐसा कई जगह देखने को मिल रहा है। देखिए, सृष्टि, इस तरह से जो बातचीत होती थी पहले बिहार में, ये सारी चीज़ें चलती थी कास्ट को लेकर के, और बिहार में ये भी कहा जाता था कि बिहार में जाति के आधार पे वोट दिए जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो पिछले चुनाव हुए, लोकसभा के भी चुनाव हुए 24 में और झारखंड विधानसभा के भी चुनाव हुए, आदिवासी वोट बैंक किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पास किया। और मुद्दों की जब बातचीत आई तो कई ऐसे बड़े मुद्दे थे जिसकी घोषणा की गई थी अपने घोषणा पत्र के माध्यम से तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, लेकिन उन मुद्दों पे चर्चा कम हुई। और आदिवासी वोट बैंक को अपने कब्जे में करने को लेकर जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काम किया वो पूरी तरह से कारगर हुआ उनका, चाहे वो मैया सम्मान योजना की बातचीत की जाए या फिर कहा जा सकता है कि सरना कोड को लेकर बातचीत की जाए। तो मुद्दे तो कई ऐसे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर राज्य का गठन किया गया था। लेकिन आज की बातचीत की जाए तो अब कहीं न कहीं आदिवासी वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक और साथ साथ उसमें कुर्मी वोट बैंक, इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द झारखंड की राजनीति चल रही है। और अभी इसी दिशा में बातचीत की जा रही है कि तमाम राजनीतिक दल इन मुद्दों पे बातचीत करें, अपने वोट बैंक को कैसे सहेजें। और उसमें एक बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है कुर्मी वोट बैंक। कुर्मी वोट बैंक की जब हम बातचीत करते हैं तब उनके प्रतिशत की बातचीत की जाती है। आदिवासी तो पहले से ही जेएमएम के साथ दिखाई पड़ रहे हैं और कुर्मी अगर जेएमएम के साथ चले गए तो शायद दूसरी पार्टी के लिए बड़ी ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अकेले बल पे राज्य में सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है और इसी कड़ी को राज्यसभा चुनाव के साथ जोड़ने कर आगे बढ़ने की तैयारी है। हालांकि परिमल नथवानी का नाम सामने आया है चुनाव में, अगर वो आते हैं सामने, अगर एनडीए के पास एक सीट आती है और तो जेएलकेएम की भूमिका क्या होगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर वो अपना वोट एनडीए के साथ देते हैं तो कुर्मी वोट को लेकर के वो बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हो सकेंगे। और सुदेश महतो के साथ अगर उनका साथ बन पड़ता है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में एनडीए को इसका फ़ायदा होता दिखाई पड़ेगा। देखिए, अभी जेएमएम की चर्चा हम दोनों के बीच में चली है और हमने इसके थोड़ी देर पहले भी ये चर्चा की है कि जेएमएम ये दावा कर रही है कि हम दोनों सीटों पर लड़ेंगे और दोनों सीटों पर जीतेंगे भी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा एक सीट जीतने का दावा कर रही है। तो भाजपा के पास कौन है खेमे में जिनकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं, कहीं वो तो नहीं है?
हाँ, नथवानी का ही नाम आया है, परिमल नथवानी का नाम सामने आया है। और वोट की जहाँ तक बात है तो देखिएगा कि जब परिमल नथवानी यहाँ से अगर चुनाव लड़ते हैं तो कई ऐसे विधायक हैं जो उनके पहले ही उनके साथ अच्छे संबंध रहे हैं, या फिर कहा जा सकता है कि दिल्ली में उनको मौका देने की जब बात आएगी तो राज्य के विधायक उनका साथ दे सकते हैं। जो चाहे यहाँ पे भले ही अपोजिशन की बात है, वो विपक्ष केंद्र में विपक्ष में रहते हुए यहाँ सत्ता में है, यानी कि कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस के कुछ विधायक टूट सकते हैं। जो जानकारी अभी तो आ रही है सामने, जेएमएम के भी कुछ विधायक हो सकता है कि मतलब ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि विधायक टूटेंगे। निश्चित तौर पे, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप भी लगाया, चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है और उसमें ये कहा गया है कि बीजेपी या एनडीए खरीद फरोख्त की भी कोशिश कर सकती है, इस पर लगाम लगाई जाए, इसकी जांच कराई जानी चाहिए और पूरी मॉनिटरिंग में चुनाव कराया जाए। तो ये सारे फैक्टर सिर्फ राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं है। आने वाले समय में झारखंड की राजनीति किधर जाएगी, कौन सी पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगी, कौन सा जातिगत समीकरण यहाँ काम कर पाएगा, ये सारे फैक्टर काम करेंगे और इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। और मुझे जो जानकारियाँ मिल पा रही हैं उसमें हर राजनीतिक दल के लोग कोशिश में लगे हैं कि आदिवासी वोट बैंक, कुर्मी वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, इन 3 चीज़ों पे गहरी नज़र रखी जा रही है और उसके लिए पूरी तैयारी के साथ अगले चुनाव की तैयारी की जाएगी और इसी कड़ी में ही राज्यसभा सीट को देखा जा रहा है। क्या लगता है कि एक नेता, एक इंसान, जो जयराम महतो की हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा चुनावी समीकरण बदलने की क्षमता रख रहे हैं अभी जिस हिसाब से उनकी चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जयराम की जो भूमिका रही है पहले भी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से युवा, महिलाएं उनके इलाके में उनके जो उनका अपना एक वोट बैंक तो है सर, इस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते। फॉलोअर्स काफ़ी हैं, वोट बैंक के साथ साथ फॉलोअर्स काफ़ी हैं और उनके समाज के फॉलोअर्स हैं और उस दिशा में लंबे समय से इस बारे में बातचीत चल रही थी, क्योंकि हाल के दिनों में एनडीए की भी तरफ से भी बातचीत हुई थी और मेरी जो जानकारी, मेरी खुद ही बातचीत उनसे हुई थी, उनका झुकाव उस समय एनडीए की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ रहा था जब चुनाव चल रहे थे, 24 के विधानसभा के चुनाव होने थे। और उसके बाद से जब चीज़ें सामने आई हैं तो कुर्मी वोट को सहेजने के लिए एनडीए के पास एक बड़ा रास्ता बचा हुआ है जयराम का। जेएमएम भी इस पे नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक को सहेज चुका है, पहले ही पिछले चुनाव में अपने पास कर चुका है, वो सरना कोड के माध्यम से और महिलाओं को कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना देकर। तो ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब रहा बात की जिस तरीके से कुर्मी वोट, वो भी इसी वोट बैंक पे भी नज़र है, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि कुर्मी वोट को सहेजना जरूरी है। और सभी पार्टियों को पता है कि अगर कुर्मी वोट को सहेज लिया जाए तो कई ऐसी सीटें हैं जो उनके कब्जे में आ सकती हैं, उनके पास आ सकती हैं और उस समय आसानी से सरकार बनाई जा सकती हैं। तो इसी फैक्टर को लेकर बातचीत की जा रही है और मुझे लगता है कि राज्यसभा चुनाव में इस फैक्टर पे भी बातचीत हो रही है और जयराम की भूमिका क्या होगी, नहीं होगी, तो बाद में पता चल जाएगा। लेकिन राज्यसभा चुनाव में अगर एनडीए में जाते हैं तो पता चलेगा कि आने वाले समय में कुर्मी वोट बैंक को सहेजने में एनडीए कामयाब हो सकती है। अगर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के साथ जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस बड़ा फैक्टर साबित होगा जयराम का वोट बैंक, और वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में राज्य में सरकार बनाने की बात हो, लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, जब होंगे तब कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर बनेगा और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये एक संकेत साबित होगा। सिर्फ कुर्मी वोट या जातिगत वोट झारखंड में क्या काम करेगा? देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं। आदिवासी वोट बैंक एक जगह आ गया है अभी फिलहाल। अगर आदिवासी वोट बैंक की बातचीत की जाए तो राज्य में 28 विधानसभा की सीट आदिवासी की है, जिसमें सत्ताधारी दलों के पास 26 सीटें हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि सिर्फ 2 सीटें एनडीए के पास हैं। तो वो वोट बैंक पहले ही खिसक चुका है एनडीए के पास से। अब बचा खुचा कुर्मी का वोट है, जो कि एक बड़ा प्रतिशत कई जगहों पे आता है, लगभग 30% तक आ जाता है कई इलाकों की बातचीत की जाए। तो उस पर कैसे सेंधमारी की जाए, उसको कैसे एकजुट किया जाए, इसकी भी तैयारी होगी। और ऐसे मौके पे जातिगत राजनीति तो होना तय दिखाई पड़ रहा है। मुद्दों की बात तो हम लोग लगातार करते हैं, लेकिन उन मुद्दों पे कहाँ काम हो पाया है। चाहे सरना कोड की बातचीत की जाए, सीएनटी एसपीटी का मुद्दा हो, स्थानीय नीति की बात आती है, रोजगार की बात आती है। अच्छा, इन्हीं मुद्दों को तो जोड़ के देखा जाता है झारखंड की राजनीति से, क्योंकि झारखंड की राजनीति कहा जाता है कि इन्हीं मुद्दों पर आश्रित है। लेकिन इस पर जिस तरीके से सरकारों को, राजनीतिक दल के लोगों को काम करना था, 25-26 साल होने को हैं राज्य के, और ऐसे मौके पे जो बुनियादी चीज़ें थी जिसको लेकर राज्य का गठन किया गया था, उस पर अभी पूरी तरह से अमल नहीं किया गया है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पहले राजनीति जो चलेगी वो जातिगत होगी, वोट बैंक की राजनीति होगी, और इसके बाद जब अगर मजबूती आ जाती है तब शायद मुद्दों की बात की जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इन्हीं सारे विवादों के बीच राजनीतिक समीकरण चलेंगे और पार्टियां भी कहीं ना कहीं वोटरों को इसी तरह से खींचने की कोशिश करेंगे, अपने पर जातिगत की बात करेंगे और उसके साथ साथ वोट बैंक की तैयारी करेंगे। क्या लगता है जयराम महतो के बारे में अभी बहुत कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा, या फिर वाकई वो
अपने जो आकर्षण है वो सबका अपनी तरफ खींच रहे हैं? देखिए, मुद्दे उनके पास काफ़ी हैं। स्थानीय मुद्दों पे बातचीत करते हैं, बेबाकी से बातचीत करते हैं। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि उनकी अपनी भूमिका क्या होगी, लेकिन अगर वो सामने आते हैं, किसी पार्टी के साथ जुड़कर आते हैं, बातचीत करते हैं, और उस समय पार्टी के समर्थन की जब बातचीत आएगी तो कई मुद्दे एक साथ जुड़ेंगे। और उसमें कुर्मियों की जो भूमिका है, राज्य में कुर्मियों की मैं बार बार चर्चा करता हूँ, क्योंकि अब बड़ा फैक्टर वही बनता नज़र आ रहा है। आदिवासी वोट बैंक का फैक्टर हेमंत सोरेन के पास है, जेएमएम के पास पहले से हो गया है। अब कुर्मी की बारी है। अगर कुर्मी एकजुट हो जाते हैं और एकजुटता के साथ किसी का समर्थन देते हैं तो निश्चित तौर पे वो पार्टी मजबूत होगी, और इस बार के चुनाव में जयराम किधर है इसकी भूमिका तय हो जाएगी कि एनडीए के साथ हैं या कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ हैं। और उसके बाद फिर हमारा इस पे अलग से चर्चा करेंगे कि अब क्या कुछ संभावनाएं बनती। देखिए, राज्यसभा चुनाव जब जब होता है तब तब सुर्खियां बनती हैं, तब तब मुद्दे की बात होती है, चर्चाएं होती है। लेकिन जो खासा मुद्दे की चर्चा होती है वो ये है कि राज्यसभा चुनाव होने के बाद जो समीकरण है वो किस तरीके से बदलते हैं, बिगड़ते हैं या फिर बनते हैं। हमारी नज़र आने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर है, जो कि 18 जून को संपन्न होने वाला है। नतीजे जो भी होंगे, रिजल्ट जो भी आएंगे, उससे संबंधित भी बातचीत हम आप तक साझा करेंगे। आप टीवी 45 देखते रहिए। मैं आपके साथ थी सृष्टि और हमारे साथ थे हमारे सहयोगी राकेश।